बच्चों हम सेकेंड ईयर में दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत। इसमें आपने थोड़ा सा अध्ययन किया कि सोवियत प्रणाली क्या है, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो इसके अंतर्गत आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है जब उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था 91 में, कि मतलब केवल रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं रहेगी सोवियत संघ में। तो इन्होंने क्या किया कि पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। फिर से साम्यवादी सोवियत गणराज्य का विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि मध्य एशिया के जितने भी राज्य थे वो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। तो इसलिए जब सोवियत संघ का विघटन की बात कही गई तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय ये कहा गया कि बाकी सारे राज्य जो हैं जो जो सोवियत संघ के अंतर्गत थे, उनके गुट में शामिल थे, उन सबको मुक्त कर दिया गया था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। मतलब कुछ ऐसे भी थे मध्य एशियाई जो स्वतंत्र तो नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। वो दूसरे के चंगुल में फंसे हुए थे और साथ ही साथ वो जो है ये भी चाहते थे कि हम किसी भी तरह से सोवियत संघ का हिस्सा बन जाए। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक बना दिया गया। अर्थात मध्य एशिया के कुछ देश ऐसे थे जो अलग नहीं जाना चाहते थे, और उसको देखते हुए क्या किया गया कि उन्हें सोवियत संघ का संस्थापक बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सुरक्षा परिषद में मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद नाम की संस्था है, या ये कह लीजिए कि कार्य करने वाली संस्था है। उसमें सोवियत संघ को परमानेंट सीट मिली, स्थायी सदस्यता मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, मतलब 1991 से पहले, उन सबको उसने निभाने का जिम्मा लिया रूस ने। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी उसे मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियार और सामान जो है रूस के पास ही था। तो विघटन के बाद भी रूस को देखा गया कि शक्ति संपन्न था वो अपने आप में, इसलिए उसे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, उसका दफन हो चुका है। अब केवल इसे रूस के नाम से ही जाना जाता है। विघटन, सोवियत संघ के विघटन जो हैं वो क्यों हुए, इसका विघटन का कारण क्या था, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही कुछ सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। मतलब दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बार बार संविधान बनता रहा है, वो अपने हिसाब से काम करते रहे हैं, फिर दूसरे संविधान बनाया, फिर काम किया। तो ये व्यवस्था केवल सोवियत संघ के लिए नई नहीं थी। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सीख या सबक ले सकते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीति कि रातों रात वो सब कुछ ठीक कर दें, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। लोगों की आकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर पाए। यही सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया, पतन का कारण बन गया। मतलब जैसे किसी चीज़ की घोषणा की तो उन्होंने वहाँ की जनता ये चाहने लगी कि हमें रातों रात सब कुछ बदल करके मिल जाए, वो नहीं हो पाया। कई सालों तक अर्थव्यवस्था भी गतिरुद्ध रही, इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की कमी भी हो गई, और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लग गया। मतलब खुद सोवियत संघ के निवासी ही यह सोचने लग गए कि सोवियत संघ जो है उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो उस पर शक करने लग गए। उस पर खुलेआम सवाल लोग खड़े करने शुरू कर दिए।
यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो गई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, उसका उत्तर भी जो है काफ़ी हद तक साफ है। क्योंकि इस सिलसिले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संस्थाओं और अधिकांश परमाणु हथियार और साजो सामान पर लगाया। मतलब सोवियत संघ जो था वो दूसरों को भी देता था और जो पैसा उसके पास होता था उन पैसे को भी जो है वो क्या करता था, सैनिकों के ऊपर परमाणु हथियार बनाने के लिए, उसके साजो सामान बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत खर्च करता था। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी काफ़ी खर्च किए। जब सोवियत संघ के गुट में बाकी सारे देश थे तब ही सोवियत संघ उनके ऊपर ज़्यादा खर्च किया करता था। मतलब अपनी परवाह करने के बजाय दूसरे के ऊपर खर्च इसलिए करता था कि कहीं ये लोग हमारे गुट को छोड़ करके चले ना जाएं, ताकि वे उनके नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर पाया।